ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम भारत में अंग्रेजी प्रशासन के आधार स्तंभ के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो अभी तक हमने देखा कि प्रशासनिक नौकर तंत्र क्या था और किस तरह से परीक्षाओं के द्वारा यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। अब दूसरा देखेंगे सेना और पुलिस बल, जो कि अंग्रेजी प्रशासन के आधार स्तंभ की दूसरी कड़ी के अंतर्गत आते थे। तो भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना, नए प्रदेशों को हथिया लेना और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना सेना के कार्य थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सेना के प्रमुख कार्य कौन से थे। तो पहला कार्य है भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना, दूसरा नए प्रदेशों को हथिया लेना और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना अर्थात उसे दबाने का प्रयास करना। ये सभी कार्य सेना के कार्य थे। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बल का कार्य था। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पुलिस बल का क्या कार्य था। तो देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, उसकी देखरेख करना, यह जो कार्य था यह पुलिस बल का कार्य था। तो इस तरह से सेना और पुलिस यह मिलकर अंग्रेजों की सहायता करते थे। अब इसके बाद अगला है न्याय प्रणाली की। इनकी न्याय प्रणाली किस तरह थे। इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली स्थापित की थी। तो यहाँ पर खालिस्तान के प्रचलित न्याय प्रणाली के आधार पर, ढर्रे मतलब आधार पर अंग्रेजों ने भारत में एक नई शासन प्रणाली का निर्माण किया था, स्थापना की थी। प्रत्येक जिले में असैनिकी अर्थात नागरिकों के मुकदमे के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी मतलब जो आपराधिक न्यायालय होते जहाँ पर अपराध किए जाते थे, तो आपराधिक मुकदमों के लिए न्यायालय स्थापित किए गए। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि प्रत्येक जिले में अंग्रेजों ने कौन कौन से न्यायालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर नागरिकों की जो समस्याएं होती थी या उनके मुकदमे होते थे उसके लिए उन्होंने दीवानी न्यायालय बनाया था, और जो आपराधिक जहाँ जुर्म होते थे तो उनके लिए फौजदारी न्यायालय था, और उनके निर्णयों पर पुनः विचार करने के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो इस तरह से न्याय प्रणाली जो थी वह 3 भागों में विभाजित थी, दीवानी न्यायालय, फौजदारी और उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन सी या किस न्यायालय की स्थापना की। तो यहाँ पर दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्थापना की। अब आगे हम देखेंगे कि कानून के सम्मुख सभी समान विधि शासन किस तरह से लागू किया गया। तो पूर्व समय में भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। पहले क्या था, जो जैसा राजा रहता था वह अपने अनुसार वहाँ के नियम कानून बनाता था। तो न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था, तो जिसमें लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की और संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया गया। कानून के सम्मुख सभी समान है, यह सिद्धांत अंग्रेजों ने रूढ़ कर दिया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कानून के सम्मुख सभी समान है, यह सिद्धांत किसने रूढ़ किया। तो अंग्रेजों ने। यह कानून किसने लाया कि कानून के सम्मुख सभी समान है। लॉर्ड मैकाले ने, क्योंकि उनका मानना था कि कानून के सामने सभी जो है वह एक समान है, चाहे वह जाति के उच्च हो या निम्न हो।
अब इस प्रणाली में भी कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। दोष मतलब कुछ कमियां थी। यूरोपीय लोगों के मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे। नए कानून आम लोगों की समझ से परे थे। ये जो नए नए कानून लागू किए जा रहे थे, यह लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। न्याय पाना साधारण लोगों के लिए बहुत खर्चीली बात थी। मुकदमे कई वर्षों तक चलते रहते थे। आज भी हम कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ये जो है अधिक खर्चीला होता है, क्योंकि यहाँ पर फाइलें जो है वह दबी की दबी रह जाती हैं। अब अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां क्या थी? प्राचीन समय से भारत पर आक्रमण होते रहे। अनेक आक्रमणकारी भारत में स्थायी रूप से बस गए और कुछ जो है भारत को लूटकर चले गए। वे सांस्कृतिक संस्कृति भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। जो भारत में आक्रमण कर कर बस गए वे जो है भारतीय संस्कृति से अच्छी तरह से परिचित हो गए। यद्यपि माना जाता है कि उन्होंने शासन किया, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन नहीं किए। किंतु अंग्रेजों के विषय में ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने भारत में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए। इंग्लैंड आधुनिक राष्ट्र था, एक मॉडर्न देश। औद्योगिक क्रांति होने से वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ हो गई थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि इंग्लैंड में कौन सी अर्थव्यवस्था रूढ़ हो गई थी? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि इंग्लैंड में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ हो गई थी और इस व्यवस्था के लिए पोषक ऐसी अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में भी प्रचलित की। जो अर्थव्यवस्था वहां पर थी वही अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में भी लाने का पूर्णतः प्रयास किया। परिणामतः इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुए, परंतु भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवाद का प्रमुख उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक उपनिवेशी राष्ट्रों से अधिक धन कमाना और अपने देश की प्रगति करना। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, कारण लिखो के लिए कि इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुए, परंतु भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इंग्लैंड आधुनिक राष्ट्र था। दूसरा पॉइंट, औद्योगिक क्रांति होने से वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ थी। तीसरा पॉइंट, इस व्यवस्था के लिए पोषक ऐसी अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में भी प्रचलित की। परिणामतः इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुए और भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आर्थिक शोषण के लिए यहाँ पर अंग्रेजों ने भू राजस्व विषयक नीति अपनाई, अर्थात लगान नीति अपनाई। तो अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने से पूर्व देहात, अब यहाँ पे क्या था, अंग्रेजी शासन लागू होने से पहले देहात की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। लोग जो थे स्वयं के मालिक थे। कृषि और अन्य उद्योगों द्वारा गांव की आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। खालिस्तान के लिए प्रश्न बनता है कि खालिस्तान राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व, मतलब भूमि पे कर लगाना। तो अंग्रेजों के पूर्व समय में फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। जैसे आपने लगान पिक्चर वगैरह, मूवी वगैरह देखी होगी कि वहाँ पर ब्रिटिश जो थे वो किस तरह से भारतीयों से लगान वसूलते थे, कर वसूलते थे। तो भू राजस्व अंग्रेजों के पूर्व समय से फसलों के अनुसार
लगान निर्धारित किया जाता था। फसल अच्छी न आने पर लगान में छूट मिल जाती थी। अगर फसल अच्छी नहीं होती थी तो उन्हें लगान नहीं भरना होता था। राजस्व मुख्य रूप से अनाज के स्वरूप में लिया जाता था। अब ये जो कर था यह पहले किस स्वरूप में लिया जाता था? अनाज के स्वरूप में। यदि लगान अदा करने में विलंब भी हो जाए तब भी किसानों से उनकी भूमि छीन ली जाती थी। तो आय में वृद्धि लाने हेतु अंग्रेजों ने राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब अंग्रेजों ने क्या परिवर्तन किया कि अंग्रेजों ने भूमिका का मापन करके भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगान का निर्धारण किया और लगान को नगद राशि और निश्चित समय में अदा करने हेतु कड़ाई बरती जाने लगी। जो पहले वो लगान भरते थे वह फसल पर आधारित होता था और फसल जैसी होती थी उसके अनुसार उन्हें अनाज के स्वरूप में लगान देना होता था। किंतु अंग्रेजों ने इसमें परिवर्तन करके भूमि का मापन किया और भूमि के अनुसार जिसका जितना बड़ा भूमि होता था उसके अनुसार उन्हें लगान देना होता था और यह लगान जो है वह नगद राशि में देनी होती थी। नियम बनाया जाने लगा कि लगान निर्धारित समय के भीतर अदा न किए जाने पर किसानों की भूमि सरकार के भीतर या भूमि सरकार द्वारा अधिकृत मतलब जब्त कर ली जाएगी। और अंग्रेजों की राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग थी। तो इस तरह से यहाँ पर किसानों का शोषण होने लगा। अब इस भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव क्या दिखाई देते हैं हमें भारत पे, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव ग्रामीण जीवन पर हुए। जैसे किसान उन दामों में अपनी फसल बेचने लगे जिन दामों में लगान भरा जा सकेगा। व्यापारी और आढ़तिये उचित दामों में भी कम मूल्य पर उनकी उपज खरीदने लगे। समय पड़ने पर किसानों को लगान भरने के लिए साहूकार के पास अपने खेत जो है वह गिरवी रखना पड़ा और फलस्वरूप किसान कर्जदार बन गए। कर्ज न लौटाने पर उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते थे और इस तरह से सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी ये सभी मिलकर किसानों का शोषण करने लगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न कारण लिखो के लिए बनता है कि सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी किसानों का शोषण करते थे। तो उसका प्रमुख कारण था कि नई भू राजस्व व्यवस्था में ग्रामीण जीवन पर दुष्प्रभाव हुए। दूसरा पॉइंट है कि किसान उन दामों में अपनी फसल बेचने लगे जिन दामों में लगान भरा जा सके। तीसरा पॉइंट, व्यापारी और आढ़तिये उचित दामों में भी कम मूल्य पर उनकी उपज खरीदने लगे। अगला पॉइंट बनता है कि समय पड़ने पर किसानों को लगान भरने के लिए साहूकार के पास अपने खेत गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ता था। और अगला पॉइंट है कि कर्ज न लौटाने पर उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते थे। तो इस प्रकार से सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी तीनों जो है किसानों का शोषण करने लगे। अब हम अगला देखेंगे कि किस तरह से कृषि का व्यापारीकरण होने लगा। तो पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था, लेकिन इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उपयोग और गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था। अब अंग्रेज सरकार कपास, नील, तंबाकू, चाय जैसी नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने लगी। नकदी फसल अर्थात जिन्हें बेचकर पैसा मिलता है उसे कहते हैं नकदी फसल। और खाद्यान्न फसल मतलब जो हम केवल खाद्यान्न खाने के लिए उगाते हैं उसे कहा जाता है खाद्यान्न। तो खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाले व्यापारी
अथवा नकदी फसलें लेने पर बल दिया जाने लगा और इस प्रक्रिया को कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर किसान जो है वह कपास, नील, तंबाकू, चाय, इन सभी की खेती अधिक मात्रा में करने लगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कृषि का व्यापारीकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था और इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उपयोग और गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था। लेकिन अब अंग्रेज सरकार कपास, नील, तंबाकू, चाय जैसी नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने लगे, तो खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने के वाली व्यापारिक अथवा नकदी फसलें लेने पर बल दिया जाने लगा और इसी प्रक्रिया को कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं। अब हम अगली कड़ी में देखेंगे अकाल, कि किस तरह से भारत को अकाल का सामना करना पड़ा। तो 1880 ईस्वी से लेकर 1900 के बीच भारत में बड़ी मात्रा में अकाल की स्थितियां उत्पन्न हुई, परंतु अंग्रेज शासकों ने अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास किए और साथ ही उन्होंने कई सारी जल आपूर्ति की योजनाओं पर भी पर्याप्त व्यय भी नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने न कोई प्रयास किया अकाल से उबरने के लिए और न ही कोई योजनाएं लागू की। अब हम आगे देखेंगे परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार की अंग्रेजों ने भारत की परिवहन और संचार व्यवस्था में किस तरह से सुधार लाने का प्रयास किया। तो अंग्रेजों ने व्यापार, वृद्धि और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार की सुविधा निर्माण की। उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाली राजमार्ग का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाली राजमार्ग का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप मिलता है अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या किया? तो उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाली राजमार्ग का निर्माण कराया और इसी तरह से 1853 ईस्वी में मुंबई से लेकर ठाणे तक रेल मार्ग पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी और इसी वर्ष उन्होंने टेलीग्राम यंत्र द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ की और इस व्यवस्था के द्वारा भारत के प्रमुख नगर तथा सैनिकी स्थान एक दूसरे से जोड़े जाने लगे और इसी भांति अंग्रेजों ने डाक व्यवस्था का भी प्रारंभ किया और इन सभी सुधारों के कारण भारतीय समाज के जीवन पर दूरगामी परिणाम हुए कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क जो है वह बढ़ने लगा और परिणामतः उनके बीच एकता की भावना में वृद्धि होने में सहायता मिली। अब यहाँ पे कारण लिखो के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीयों के बीच एकता की भावना में वृद्धि होने में सहायता मिली। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि भारतीय समाज का पर परिवहन एवं संचार व्यवस्था का दूरगामी परिणाम हुआ। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क बढ़ने लगे और परिणामतः उनके बीच एकता की भावना में वृद्धि होने में सहायता मिली। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि भारत के पुराने उद्योग जो है वह किस तरह से कम होने लगे या खत्म होने लगे। तो भारत से इंग्लैंड जाने वाले माल पर अंग्रेज सरकार जबरदस्त कर वसूली करती थी। इसके विपरीत इंग्लैंड से भारत में आने वाले माल पर बहुत कम कर लिया जाता था। मतलब जब भारत से कोई सामान इंग्लैंड में जाता था तो उस पर वे अधिक कर लेते थे, किंतु जब अपने देश से भारत में लाते थे तो उस पर कम कर लेते थे, जिसके कारण
अब इंग्लैंड की वस्तुएं भारत में सस्ती हो गई और भारत की वस्तुएं जो है वह महंगी हो गई। तो इस तरह इंग्लैंड से आने वाला माल यंत्र द्वारा निर्मित होता था। परिणाम स्वरूप उस माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में और कम लागत में होता था और ऐसे सस्ते माल के साथ प्रतिद्वंदिता करना भारतीय कारीगरों के लिए कठिन सिद्ध हुआ और परिणामतः भारत के जो पारंपरिक उद्योग धंधे थे वह बंद हो गए। तो यहाँ पर एक कारण लिखो के लिए प्रश्न बनता है कि भारत के पुराने उद्योग धंधे बंद हो गए। तो यहाँ पर उसके बंद होने का प्रमुख कारण यही था कि भारत से इंग्लैंड जाने वाला माल पर अंग्रेज सरकार जबरदस्त कर वसूली कर रही थी। दूसरा पॉइंट है कि इसके विपरीत इंग्लैंड से आने वाला जो भी माल था उस पर वह कम कर ले रही थी। परिणामतः भारत का माल जो था वह अधिक महंगा था और इंग्लैंड का माल वे सस्ती दर पर बेचते थे, जिसके कारण भारत में पारंपरिक उद्योग धंधे बंद हो गए और अनेक श्रमिक जो थे, जो मेहनत करने वाले लोग थे, वे बेरोजगार हो गए। इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि भारत में नए उद्योग धंधों का विकास किस तरह से हुआ। तो अंग्रेज सरकार का समर्थन अर्थात साथ, प्रबंधन का अनुभव और पूंजी जैसी बातों का अभाव होने से भारतीय उद्योजक बड़ी संख्या में आगे नहीं आ पाए। फिर भी ऐसी अनेक बाधाओं का पर विजय पाकर कई भारतीय उद्योगों का निर्माण हुआ। जैसे 1853 ईस्वी में कासवजी नाना भोय दावर ने मुंबई में अपनी पहली कपड़ा मिल शुरू की। इसी कड़ी में 1855 ईस्वी में बंगाल में रिशा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात का निर्माण किया। इसके बाद भारत में कोयला, खनिज धातुएं, चीनी, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ जैसे उद्योगों का भी प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से अनेक नए उद्योगों का भी विकास हुआ। अब इसी कड़ी में हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम कि अंग्रेजी सत्ता का सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या हुआ। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे नए मूल्य आधारित नए युग का अवतरण हुआ था। पश्चिमी विश्व के इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया शासन में होना स्वाभाविक था। इसी कारण अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए भारतीय समाज को भली भांति जानना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने यहाँ की परंपराएं, इतिहास, साहित्य, कलाएं और यहाँ का संगीत, पशु पक्षी का भी अध्ययन करना प्रारंभ किया। और इसी तरह से 1784 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर 1784 में अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जर्मन विचारक मैक्स मूलर भारतीय धर्म, भाषा और इतिहास का गहन अध्येता था और इन उदाहरणों द्वारा हमें अपने धर्म, इतिहास, परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। इस बोध नव शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न होने लगा और इसी तरह से अंग्रेजों ने भारत में कई सारे नए कानून बनाए। 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। अभी यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून किसने और कब बनाया। तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक
ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया, अर्थात विधवाओं को पुनः विवाह किया जा कर सके उसका उन्होंने कानून बनाया। फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधवा कानून किसने बनाया, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने बनाया? तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया और ये कानून धर्म सुधार की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुए। प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें भारत में प्रशासन चलाना था। तो लॉर्ड मैकाले की सिफारिश के अनुसार 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। आज अंग्रेजों की देन, आज जो हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं यह अंग्रेजों की देन है। तो लॉर्ड मैकाले, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने और कब किया? तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ भारत में प्रारंभ किया। नई शिक्षा द्वारा नए पश्चिमी विचार, आधुनिक सुधार, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान में भारतीयों को परिचित कराया गया और इस तरह से 1857 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में कई सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और पश्चिमी शिक्षा अर्थात वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त मध्य वर्ग ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस तरह से भारत पर अंग्रेजी सत्ता के कुछ दुष्परिणाम हुए तो कुछ अच्छे परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं।